अब हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं राइज ऑफ मराठा का थर्ड क्लास स्टार्ट होता है। ठीक है। अ, पिछला क्लास में क्या पढ़े थे कि एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पढ़े थे सिविलियन में। सिविलियन। और उसके बाद दो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, मिलिट्री मतलब कि सिविलियन में कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या रूल था, वो सब आप पढ़ेंगे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मिलिट्री कैसे काम करता है मराठा के अंडर में। ठीक है, तो पहला क्या है, मराठा आर्म्ड फोर्सेस वेयर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला क्या है, इन्फेंट्री, कावलेरी एंड नेवी। तो देखो यार, इन्फेंट्री मतलब होता है कि जो तुम्हारा जो पैदल सेना होता है ना, जो पैदल मतलब राजा के साथ पैदल चलता है साथ में, तो उसको उसको बोलते हैं इन्फेंट्री। कैवलरी मतलब होता है जिसमें घुड़सवार हो, मतलब जिसमें घोड़ा वगैरह, घोड़ा हाथी वगैरह शामिल हो। और नेवी तो पता ही हो, नेवी मतलब होता है जिसमें समुद्र में जहाज के साथ जहाज वाला सेना हो। तो कैवलरी मतलब घुड़सवार या फिर हाथी जो भी हो। तो कैवलरी वाज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सोल्जर। मराठा आर्मी में तीन टाइप का था, इन्फेंट्री, कैवलरी, नेवी। ठीक है। अब कैवलरी में आते हैं, तो कैवलरी में भी दो टाइप का होता है। एक तुम्हारा बारगिर्स और सिल्डर्स। बारगिर्स और सिल्डर्स। तो कॉपी में लिखते चलना, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में मराठा में दो थ्री पार्ट्स है, इन्फेंट्री, कैवलरी, नेवी। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवलरी मतलब घुड़सवार, और नेवी मतलब जल नौसेना या जल सेना, जो भी बोल सकते हैं। तो फिर से कैवलरी में दो आता है। ठीक है, तुम्हारा बारगिर्स जिस और एक सिल्डर्स। अब बारगिर किसको बोलते हैं, बारगिर में वो होता है जिसमें हॉर्स एंड इक्विपमेंट्स वर पेड बाय द स्टेट। ठीक है, जिसमें क्या वही सैनिक होते हैं जिनके घोड़े, मतलब जिसमें घोड़ा हॉर्स और इक्विपमेंट जो उसका, जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं हथियार वगैरह जो भी होता है, वो सारा किसके किसके द्वारा पेड होता है, सरकार के द्वारा। सरकार मतलब राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा, स्टेट ट्रेजर। और सिल्डर हुज हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट्स आर पेड बाय द सोल्जर देमसेल्फ। सिल्डर्स वो हो गया जैसे कि सिलदार्स ये हो गया जिसके घोड़ा, जो खुद का घोड़ा या फिर तुम्हारा जो उपकरण जो भी यूज होता है, वो किसके द्वारा पेड होता है, सोल्जर के द्वारा ही। ये दो टाइप का होता है कैवलरी में, बारगिर्स जिसमें घोड़ा और इक्विपमेंट का जो खर्चा होता है वो पेड होता है तुम्हारा राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा या राज्य का जो खजाना उससे। दूसरा क्या है, सिलेदार। सिलेदार में जो घोड़ा और इक्विपमेंट होता है वो पेड होता है सोल्जर के द्वारा ही खुद से। 18वीं शताब्दी के बाद, इन द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं या 18वीं शताब्दी के बाद जो होता है ना, हथियार वगैरह चेंज हो जाता है। क्योंकि वो पहले का, ये सब तो पहले का था, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हुआ, फिर तुम्हारा ब्रिटिश लोग आने लगे तो वो लोग अपना अपना हथियार का ये किए तो वो चेंज होने लगा। और 18th सेंचुरी आते आते तक मराठाज आल्सो नोटिस दैट द सुपरिटी ऑफ यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स एंड मिलिट्री आर्टिलरी, they tried to raise and recruit such troops. In particular, Mahasinda has a large European style army. तो जैसे 18th सेंचुरी में धीरे धीरे क्या बोलते हैं इसको, यूरोपियन यूरोपियन में जैसे कि तुम्हारा इंग्लैंड, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, ये सब जो धीरे धीरे आए थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे ज्यादा पड़ने लगा, क्योंकि उन लोग का जो हथियार का स्टाइल था, हथियार जो यूज करते थे, ट्रूप्स जो था, मतलब सैनिक लोग जो थे, या हथियारों का जखीरा जो भी वो रहता है, वो सब अलग अलग था, वो डिफरेंट टाइप का था। तो मराठा लोग को भी समझ में आने लगा कि सुपीरियरिटी ऑफ यूरोपियन, जो तुम्हारा यूरोपीय सेल का जो तुम्हारा अनुशासित डिसिप्लिन आर्मी था उसमें। ठीक है, जैसे जो स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप लिखा हुआ, वही डिसिप्लिन जो आर्मी था। और आर्टिलरी जो तो तोप खाना था, मैं आर्टिलरी की सोच जाता है इसमें जो तोप वगैरह यूज होता है, उसे पहले के जमाने में उसे तो होता था, अब के जमाने में बहुत सारा चीज होता है। तो आर्टिलरी तो उसी से इंस्पायर होकर के जो महादजी शिंदे, उसके पास क्या था, यूरोपियन स्टाइल आर्मी में बड़ा सा था। महादजी शिंदे ही था जो हमला करने गए थे तुम्हारा दिल्ली पे। ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश लोग का राज्य था, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे।
इसके बाद ताराबाई के बाद, जहाँ पे ताराबाई में याद होगा कि राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। ताराबाई जो अपना एक्सपैंड कर रही थी तो नॉर्थ साइड तक चली गई थी, तो वहाँ पे अफ़गान के साथ लड़ते-लड़ते वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार हुआ था। उसके बाद जो रिकवर हुआ था, इसी के राज्य में हुआ था। ये अपना सेना लेकर के तुरंत गए थे हमला करने के लिए। दिल्ली में कब गए थे तुम्हारा? 1771 में। Swords and lances were the preferred weapons of the Marathas. Swords and lances. Swords किसको बोला जाता है? Swords मतलब तुम्हारा तलवार, तलवार। और lenses मतलब हो गया तुम्हारा भाला। ठीक है? तलवार और भाला जो था प्रेफर्ड, सबसे फेवरेट वेपन था मराठा लोगों के लिए। जो तुम्हारा 3.1, ये देखो तुम्हारा ये सब तलवार, तलवार में भी आ गया, जैसे ये तुम्हारा तलवार हो गया, ये छोटा सा तलवार किरपान, ठीक है, और ये सब भाला भी आ गया। However, they also used, अब जैसे 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, जैसे-जैसे यूरोपियन लोग का ये हुआ तो नया-नया टेक्नोलॉजी आने लगा, तो वो क्या हो गया, तो गन्स वगैरह यूज़ हुआ था क्या बोलते हैं ब्रिटिश लोग के द्वारा। तो इन लोग भी यूज़ करने लगे गन्स। दे आल्सो यूज्ड गन्स इन साइजेबल मैनर, मतलब बहुत छोटे तरीका से भी लोग गन करने लगे। साइजेबल मतलब बड़ा, हाँ। दे आल्सो यूज्ड गन्स इन साइजेबल नंबर्स, मतलब अच्छे खासे नंबर में गन्स भी यूज़ करने लगे। रॉकेट्स वेयर यूज्ड इन मिलिट्री कैंपेन फॉर द डे ऑफ शिवाजी हिमसेल्फ। जो रॉकेट्स यूज़ हो रहा था, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया तो रॉकेट भी यूज़ होने लगा। पहले क्या था तुम्हारा तलवार था, तलवार किसके होता है? डायरेक्ट कॉम्बैट, मतलब आमने-सामने लड़ने के लिए। भाला क्या हुआ, दूर से दूर हमला करने के लिए। तोप हुआ यही चीज़। अब रॉकेट्स आ गया कि यहाँ से छोड़ करके एटलीस्ट 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक वहाँ तक हथियार, गोला-बारूद फेंक सकते हैं। तो ये काम हो गया रॉकेट्स का। और रॉकेट्स इजीली टू कैरेबल, मतलब कैरी करने के लिए इजीली था। तोपखाना क्या था, वो बहुत हैवी होता था, उसको ले जाना लाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो रॉकेट का उपयोग मराठा शिवाजी के टाइम से ही होने लगा था, एंड बाय 1770। अब जो शिवाजी के टाइम पे होता था, और 1770 तक तो शिवाजी नहीं थे, तो 1770 तक मेटल ट्यूब रॉकेट वेर आल्सो यूज्ड। पहले का जो रॉकेट यूज होता था वो बैम्बू में यूज होता था, बैम्बू करके, ठीक है। अब जब मेटल का रॉकेट यूज होने लगा, वो कब से स्टार्ट होने लगा? 1770 से स्टार्ट होने लगा। तो यहाँ तक रॉकेट्स तक पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं यहाँ पे तुम्हारा। As we saw earlier, forts were initially mainstay of Maratha power. Chhatrapati control and build considerable number of forts as they were essential to strategy control important routes, shelter the army when engaging in guerrilla warfare. ऐसा कहने का मतलब है कि मराठा लोग का जो पावर था, जो मेन पावर था वो क्या था? मुख्य शुरुआत में जो स्टार्टिंग में तो मेन पावर क्या था तुम्हारा? जो किला होता था, तो किला ही मेन पावर था, क्योंकि वो लोग, इसीलिए जो महाराजा छत्रपति शिवाजी थे, वो बहुत सारा कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स, बहुत सारा फोर्ट्स बनाए थे। तो फोर्ट्स बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? और ये जो फोर्ट्स था, ये दे वर एसेंशियल टू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स, जो जहाँ पे स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट रूट था, जहाँ से हम, जैसे कि होता है ना कि हाँ ये इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, तो अब अगर यहाँ से कोई हमला कर सकता है, एक यहाँ से हमला कर सकता है, इधर तुम्हारा हमला नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पहाड़ है, या इधर नहीं कर सकता है, तो यहाँ क्या कर सकते थे कि यहाँ पे एक फोर्ट बना के रखे थे, यहाँ पे एक फोर्ट बना के रखे थे, यहाँ पे अगर कोई हमला करने वाला तो यहाँ भी, तो ये सारा रूट्स था जहाँ से इनेमी लोग इंटर कर सकता था, तो उसके लिए वहाँ पे फोर्ट्स बना के रखे थे, ताकि हमको हमला करना पड़े या उन लोग को रोकना पड़े तो मेरे पास एक जगह रहे कंट्रोल करने के लिए, वहां से हम चुपके से, तो कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स। और यहाँ पे आकर के वो सारा जो आर्मी लोग जो जाता था, उन लोग को आश्रय भी देने के लिए, शेल्टर शेल्टर आर्मी व्हेन एंगेजिंग इन गोरिल्ला वारफेयर। और पता ही है कि मराठा लोग किसमें फेमस था? गोरिल्ला वारफेयर में। अब आते हैं तुम्हारे रामचंद्र पंत अमत्या। अमत्या हम लोग सुबह ऊपर में सुबह मतलब सुबह सुबह में सॉरी ऊपर पढ़ चुके हैं, जो अष्ट मंडल था, ठीक, अष्ट प्रधान मंडल, उसमें एक था तुम्हारा अमत्या भी। अमत्या किसको बोला जाता था? फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है।
तो जो रामचंद्र पंत थे, वो रामचंद्र मत्या, वो क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे किसका? छत्रपति शिवाजी का। इन हिज वर्क अदन्य पात्र रॉयल एडिक्ट एक्सप्लेन, जो रामचंद्र अमात्य का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो छत्रपति शिवाजी के यहाँ काम करते थे। उन्होंने अदन्य पात्र में द रॉयल एडिक्ट में इसको एक्सप्लेन किया था कि फोर्ट्स क्यों जरूरी था, कब डेवलप हुआ। अब वो क्या एक्सप्लेन किए थे, ये किए थे। फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट, फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट। ये किसी राज्य का मूल था, मतलब कोर, स्टार्टिंग। क्यों था? इन दिस absence द लैंड्स गेट डिवास्टेड इन द फेस ऑफ इन्वेशन। अगर ये फोर्ट्स ना रहे, अगर फोर्ट्स नहीं बना के रखते तो क्या होता कि जो उसके अंदर का जो लैंड्स था उसमें अगर किसी का इन्वेशन होता, किसी का आक्रमण होता, तो वो पूरी तरह तबाह हो जाता। और ये फोर्ट्स के कारण, जो किला होता था उसके कारण, वो एरिया, जैसे यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर चारों तरफ फोर्ट्स बना दिए, तो वो क्या हो गया? अगर कोई हमला करेगा तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से उसको अटैक कर देंगे, वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, तो ये मेरा एरिया स्पेस सेफ रहेगा। इसीलिए किला का जरूरत पड़ता था ज्यादा। Therefore, all the former kings secured the country by building forts. Secure the country by building forts. जो कंट्री मतलब उसका जो एरिया होता था, इसको बोला जाता था कंट्री। इसको सिक्योर कैसे करते थे? तो बिल्डिंग फोर्ट्स, चारों तरफ बड़ा बड़ा किला बना के रहते थे, ताकि कोई दुश्मन अगर हमला भी करता तो वो अंदर ना आ सके। इसलिए ये भी, और पहले के जितना भी राजा लोग थे वो क्या करते थे? अपने देश को सुरक्षित करने के लिए किला बना करते थे। दिस किंगडम, मराठा किंगडम, was created by the late greater Maharaja Shivaji from forts alone। तो ये जो जितना सारा मराठा किंगडम हुआ था उसका, उसको कौन बनाया था? जो मराठा किंगडम, शिवाजी। जो अपना वो डेवलप किए थे कि मेरा मतलब एरिया डेवलप किए थे, मराठा का पावर किए थे कि मराठा एक्सपैंड करा था, तो किसके दम पे? सबसे सबसे कोर रीजन कौन सा था? ये फोर्ट्स। क्योंकि फोर्ट्स में इनेमी लोग घुस ही नहीं पाता था, वो कभी इन्वाइट कर ही नहीं पाता था। जैसे तुम्हारा ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब, जैसे औरंगजेब का बहुत बड़ा आर्मी था, ठीक है, और मराठा लोग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना था? औरंगजेब ही। वो इन्वेडेड दिस किंगडम। अब औरंगजेब तो बहुत पहले से हमला करते आ रहा है, बहुत हमेशा हमला करता रहता है। तो ये जो, जैसे लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब इन्वेडेड दिस किंगडम, लास्ट में पता यह था ना कि जैसे जब लास्ट में लड़ने गए थे उससे सहिष्णुता क्या होता, जय सिंह से, तो वो कब्जा कर लिए थे किसको, क्या नाम उसका, बीजापुर और भागनगर गोलकंडा को। बट इसके बाद भी इतने दिनों तक जो औरंगजेब से बचे हुए रहे, वो सिर्फ इसी के कारण बचे रहे क्योंकि वहां उनके पास एक अच्छा किला बना हुआ था। अब पढ़ते हैं मार्टाइम सुप्रीमेसी। तो मार्टाइम सुप्रीमेसी किसको बोलते हैं? नौसेना। मार्टाइम मतलब नौसेना को ही बोला जाता है, ठीक है, नेवी को ही। तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि छत्रपति शिवाजी एक नेवी को भी डेवलप करने में उनका हाथ था, ठीक है। एज वी सो छत्रपति क्रिएटेड ए नेवी टू सिक्योर द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट मतलब इस साइड का जो एरिया था जहाँ पे समुद्र वाला एरिया था, उसको वेस्ट साइड में, तो उनका वहां पे भी कब्जा हो गया था, वहां पे भी उनका राजपाट बढ़ था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए क्या किए थे? नेवी डेवलप किए थे। इन द 18th century, Kanoji Angre guided the Marathas to victory in many navy battles thanks to clever use of geography and battle tactics, despite the Maratha ships not being as a technology advanced as European ones। इनका कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी में जो कान्हा जी आंग्रे थे, कान्हा जी आंग्रे, वो क्या किए थे? मराठा को गाइड किए थे समुद्री लड़ाई के लिए। अब जैसे कि तुम्हारा जैसे मराठा विक्ट्री में इनका बहुत बड़ा हाथ था, उन लोगों को गाइड, मराठा को गाइड किए थे नेवल बैटल में। एक तो घुड़सवार, सैनिक सवार, पैदल सवार, वो तो ठीक था, मगर नेवी बैटल में जो कान्हा जी, कनौजी एंग्रे थे, वो गाइड किए थे मराठा लोग को विक्ट्री, ये नेवी बैटल का विक्ट्री में। क्योंकि थैंक्स टू क्लेवर यूज ऑफ, क्यों, कैसे किए थे? तो क्लेवर यूज ऑफ ज्योग्राफी एंड बैटल टैक्टिक्स।
भूगोल का जो ज्योग्राफी मतलब एरिया को कैसे समझना कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है, क्या नहीं समझ है। और बैटल टैक्टिक्स मतलब चतुर युद्ध रणनीति। टैक्टिक्स मतलब रणनीति, ठीक है? बावजूद कि जो मराठा लोग का शिप था, वो क्या था, टेक्नोलॉजी में एडवांस भी नहीं था जितना एडवांस यूरोपियन लोग का था। उसके बाद भी सिर्फ अपना क्लेवर यूज ऑफ ज्योग्राफी और बैटल टैक्टिक्स के कारण वो बहुत सारा युद्ध जीत चुके थे, ठीक है? एट द टाइम मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया वाज देयर नेवीज। इंडिया में उस समय यूरोपियन लोग का जो मेन स्ट्रेंथ था वो नेवी था, क्योंकि सारा रूट ट्रैवल करना था नेवी से, तो नेवी में किसी का कब्जा नहीं कर पाता था, क्योंकि नेवी में यूरोपियंस लोग आगे था। क्योंकि यूरोपीय देश का जो मुख्य ताकत था, मतलब मेन ताकत क्या था, वही नेवी था। क्योंकि उनका जो नेवी था वो टेक्नोलॉजी एडवांस भी था और बहुत बड़ा भी था। At the time, main strength of India was the navy. They forced Indian to purchase their naval trade passes cottage to in Portuguese at a price. तो जैसे नेवी था तो समुद्र में सारा जो नेवल ट्रेड होता था, नेवल ट्रेड मतलब समुद्र के सारा, तो पोर्तुगीज का कब्जा था। तो पोर्तुगीज क्या क्या करता था, एक एक पास 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 देता था सबको कि तुम हमको इतना रुपया दो, हम तुमको पास देंगे। अगर ये पास, अगर तुम पास दिखा के चल गया समुद्र में तो तुमको कोई रोकेगा नहीं। अगर तुमने ये पास नहीं खरीदा, डायरेक्ट ट्रेड करने चली गई, तो तुमको क्या लगेगा, वो लोग हमला कर देगा। जैसे आज के टाइम में रोड पे होता है टोल, टोल प्लाजा होता है। टोल प्लाजा में क्या होता है, गाड़ी लोग को पास करने के लिए वहां से, उस रोड से पास करने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर नहीं देगा तो वो पास करने नहीं देगा। तो उसी को बोला जाता था, वो जो पास होता था नेवल ट्रेड, नेवल ट्रेड जो पास होता था उसको बोला जाता है काटाज इन पोर्तुगीज। पोर्तुगीज में उसको काटाज बोला जाता था, ठीक है? एनी, अब देखो वही चीज लिखा है, एनी शिप विदाउट ए पास वाज कॉन्फिस्टिकेटेड। अगर कोई यदि कोई जहाज बिना पास का पास करता है तो उसको क्या करता है, कॉन्फिस्केट मतलब कब्जा कर लिया जाता था, या उसको जब्त कर लिया जाता था। इस चीज को मराठा लोग क्या किया, चैलेंज किया, एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पासेस फ्रॉम यूरोपियन देमसेल्फ। और क्या किया, चैलेंज करने के बाद इस चीज को पूरा उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, अब जो मराठा लोग का जो नेवल पावर था वो बढ़ने लगा, तो क्या किया, अब जो पास है, पहले का पास कौन मांगता था, पोर्तुगीज लोग से मांगता था इंडियन लोग। अब उल्टा हो गया। अब जो पावर बढ़ गया तुम्हारा यहाँ पे नेवी लोग का, वेस्ट कोस्ट के एरिया में मराठा लोग का नेवी का, तब उल्टा हो गया, डिमांडिंग प्रेस पासेस फ्रॉम यूरोपियन देमसेल्फ। अब यूरोपियन लोग उससे परमिशन मांगने लगा। अब यूरोपियन का जहाज को आना जाना है तो किससे पास लेता था, मराठा लोग से, ठीक है? हु शोड देयर फ्रस्ट्रेशन बाय लेवलिंग कन्हौजी एंग्रे ए पायरेट। अब वो क्या किया, इस चीज के से वो परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि पहले वो पैसा उसको मिलता था, अब उन लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। इसीलिए जो कान्होजी एंग्रे थे, उसको क्या बोल दिया, समुद्री डाकू, कि तुम लोग लूटता है। मगर उन लोग पहले लूट रहे थे तो ठीक था, पैसा देना पड़ता था, ठीक था। और जब मराठा लोग स्टार्ट कर दिया तो उसको क्या बोल दिया, समुद्री लुटेरे। यहाँ तक कर लिए थे। अब यहाँ आते हैं तुम्हारा, डोंट इन 1665 फोर शिप्स फ्रॉम छत्रपति शिवाजी फ्लीट। 1665 में फ्लीट मतलब होता है बेड़ा। बेड़ा मतलब एक नेवी का ग्रुप या आर्मी का ग्रुप, ठीक है? तो नेवी वालों को इसमें क्या बोला जाता है, फ्लीट बोला जाता है। मतलब अब जैसे कि तुम्हारा सातवां जैसे बेड़ा बोला जाता है, मतलब समुद्र का उसमें कितना सारा ग्रुप है। जैसे एक होता है कि मेन शिप हो गया, उसमें छोटा छोटा फिर स्मॉल शिप हो गया, तो बहुत क्या होता है, एक में लड़ाई होता है, एक में मतलब एक में लड़ाई, एक से लड़ा जाता है, एक में आर्मी होता है, एक में हथियार होता है। तो वो सारा मिला करके ग्रुप, नेवी का जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट बोला जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, इन 1665 में फोर शिप्स फ्रॉम छत्रपति शिवाजी फ्लीट रीच्ड मस्कट द कैपिटल ऑफ ओमान, ठीक है? फोर शिप्स, चार शिप्स जो था छत्रपति शिवाजी के अंदर, बड़े एक बड़े फ्लीट के चार जहाज ओमान का राजधानी तक पहुंच गया था। ओमान का राजधानी क्या था उसमें, मस्कट। ओमान क्या था, मुगल थी, ठीक है? द रूलर देयर कैप्चर्ड देम एंड अरेस्टेड द मेन ऑन बोर्डेड। अब जैसे कि जहाज ओमान में चला गया तो वहां पे जो वहां का जो ओमान का जो रूलर था, वो क्या किया, उन लोगों को जहाज को कब्जा कर लिया, और जितना भी लोग था उन लोग को सबको अरेस्ट कर लिया। ही आल्सो प्रिपेयर्ड अ फ्यू अटैक्स सिविल कोस्ट पोजीशन। अब वो जैसे ही पहुंचा तो उसको लगा कि मेरे पर खतरा है, तो वो क्या प्रिपेयर्ड किया फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजी कोस्टल पोजीशन। तो जो शिवाजी के जो आसपास जो कोस्टल एरिया था उसमें जो शिवाजी का जो
ठीक है? वो वहाँ पे हमला करने चल गया। जब वो सुना कि छत्रपति शिवाजी नेवी, जो छत्रपति जी शिवाजी का नेवी था, वो कंटेन मोर देन 100 शिप्स, मतलब कि शिवाजी का नेवी में 4 ये छोटा-मोटा नहीं है, उसमें 100 से भी ज़्यादा था। तब वो क्या हुआ, डर के मारे वहाँ से पीछे हट गया था। तो ये कहानी है 1665 का। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी का इंडिया में अगर बोला जाता है कि नेवी को डेवलप करने में किसका हाथ है, तो मराठा लोग का, वो भी शिवाजी का। अब पढ़ते हैं हम लोग जुडिशियल सिस्टम। अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे जैसे तुम्हारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब आता है तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम, मतलब न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था, कैसे किसी को न्याय मिलता है। ठीक है? तो यहाँ बोला गया मराठा हैड ए इफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम। मराठा लोगों के पास क्या था, जो न्याय प्रणाली था, बहुत अच्छा था, बहुत इफिशिएंट था। रिमार्केबल फॉर इट्स मॉडरेशन, मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी, और इट्स मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? डेथ पेनल्टी, जिसको मौत की सजा देता था। मॉडरेशन मतलब उसको बहुत क्या बोलते हैं, कम कर दिए थे। जैसे जो पहले के राज्य में था कि कुछ भी हुआ बस मौत की सजा दे दो, कुछ भी हुआ, चोरी किया, कुछ भी किया, मौत की सजा। अगर ये कहता है तो वही चीज था कि मराठा लोग क्या कहते थे, इफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम बेहद कुशल था। ठीक है? और जो मराठा लोग में जो मृत्यु दंड था उसको बहुत कम कर दिया था, उसका यूज बहुत कम कर दिया था। बहुत रेयर हो गया, बहुत खराब हो गया, तभी उसको मृत्यु दंड देता था, नहीं तो कम किया जाता था। तो इसके लिए याद किया जाता है उनको। उन लोग में एक तुम्हारा पंचायत, पंचायत की शुरुआत होता है गांव, जो गांव का एरिया होता है, जो गांव का बॉडी, गांव का जो गांव होता है, उसमें जो वहां पे काम होता है, उसी को पंचायत बोला जाता है। ठीक है? 5-4 गांव को मिला करके। जो उस टाइम का जो पंचायत था, वो अभी का जो पंचायत है उससे अलग है। अभी का पंचायत क्या होता है, जो गवर्नमेंट बॉडी होता है, जो गवर्नमेंट का एक बॉडी होता है, जिसमें जिसमें सरपंच चुना जाता है, ये सब चुना जाता है, मुखिया, तो वो होता है। बट वहां उस टाइम क्या था, पंचायत was a local gathering of official and permanent men, and the main body of the delivered is justice। उस समय पंचायत लोगों का काम क्या था, पंचायत को एक तरह से बोला जाता था तो न्याय देना, मतलब प्रोमिनेंट मेन बॉडी डिलीवर द जस्टिस। उस समय जो पंचायत का मतलब था कि ये एक क्या बोलते हैं, न्याय देने वाला संस्था था। ये किसे बनाता था, जो लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल, मतलब जो लोकल ऑफिसर लोग था उन लोगों के साथ बना हुआ था, और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट लोग होता था उन लोग से बना होता था। In case an appeal could be made to Maratha chief in the case of unsatisfactory verdict। अगर किसी को लगता था कि पंचायत में मेरा शिकायत हुआ है, पंचायत वाले लोग जो हैं वो मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन ये भी था कि वो मराठा जो चीफ होता था, जो भी मराठा चीफ है, उसके सामने वो अपील कर सकता था कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। Additionally, in various prominent town such as Pune, Indore, etc., the Kotwal or the police were deployed to ensure law। अब जैसे पंचायत क्या था, गांव के लेवल में था, गांव गांव जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, वहां पे पंचायत का जो सिस्टम था, जस्टिस सिस्टम था, वो काम करता था। मगर जैसे कि टाउन, जिसको टाउन बोलते थे, जिसको डेवलप बोलते थे, तो वहां पे क्या, जैसे कि तुम्हारा पुणे, इंदौर, तो वहां पे काम करता था कोतवाल। कोतवाल को ही इंग्लिश में पुलिस बोला जाता है। ठीक है? तो ये कोतवाल और पुलिस का ही काम था जस्टिस देना, ऑर्डर विद इन द सिटी, सिटी के अंदर पुलिस लोग का काम था, और गांव में ये लोग काम करते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेड नेटवर्क्स। जस्टिस पढ़ लिए, अब ट्रेड नेटवर्क्स। छत्रपति शिवाजी encouraged trade and actively participated in maritime for trade, foreign trade itself। तो तुम्हारा ट्रेड नेटवर्क में तुम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि अब अगर तुमको क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेड नेटवर्क में मतलब छत्रपति शिवाजी मराठा लोग के टाइम में ट्रेड नेटवर्क कैसा था, तो उसमें लिख सकते हैं, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब फॉरेन ट्रेड में जो होता था कि दूसरे देश से व्यापार करना, उसको बढ़ावा देते थे। कौन देते? खुद छत्रपति शिवाजी। क्यों? क्योंकि वो खुद व्यापार करते थे समुद्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि समुद्र में उनका नेवी था, अगर कुछ होता तो नेवी संभाल लेता, इसीलिए। और दूसरे लोगों को भी बढ़ावा देते थे कि तुम जाकर ट्रेड करो, तुम्हारा सिक्योरिटी का काम मेरा है। ही एंड हिज officials had their own ships which were regularly sent to port as far as
मोचा इन यमन, मस्कट इन ओमान, मलक्का इन मलेशिया, ठीक है। सम ऑफ द शिप कैरिड कार्गो लाइक, तो उनके पास खुद का अपना शिप था, तो वो शिप में ट्रेड करने के लिए कहाँ-कहाँ तक चले जाते थे? यमन, ओमान, मलेशिया। तो मलेशिया का राजधानी कहाँ था? मलक्का, ओमान का मस्कट और यमन। तो देखो तुम्हारा जो समुद्र है, तुम्हारा ये है, ठीक है। मलेशिया तुम्हारा इस साइड है, ओमान और तुम्हारा क्या बोलते हैं, यमन इस साइड है। अब उस शिप में क्या-क्या होता था तुम्हारा, जैसे कि सोना, चांदी और कपड़ा, ये सब होता था। रोड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, ट्रेड करने के लिए अब रोड्स चाहिए। अगर हम दूसरे देश या दूसरे राज्य से या दूसरे शहर से कहीं जाना हो, तो उसके लिए रोड चाहिए। जैसे आज के टाइम में कहीं हमको जाना है टेक्सटाइल, कहीं हमको जाना है बिजनेस करने के लिए, कहीं कुछ भी घूमने के लिए, तो हमको रोड चाहिए। तो शिवाजी महाराज क्या किए, रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन किए इन प्लेसेस सच एज ए ओडिशा, उड़ीसा में भी। अब देखो महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक है, उड़ीसा यहाँ पे है इस साइड में। तो उनका राज्य इतना बड़ा हुआ था ताकि यहाँ से यहाँ कहीं भी जाना हो तो वहाँ उसके लिए किसका रोड का इस्तेमाल करना था। तो इसीलिए वो रोड का इस्तेमाल, क्या बोलते हैं, रोड का सड़क निर्माण, मतलब रोड का कंस्ट्रक्ट करना या उसको मेंटेन करना, वो भी करते थे। तो ट्रेड नेटवर्क के लिए तीन चीज हो गया तुम्हारा, एक क्या था तुम्हारा, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना, दूर देश तक जाना, मतलब फार अवे, ठीक है। कौन कौन सा देश है तुम्हारा, यमन, ओमान, मलेशिया। फिर तुम्हारा ये था यातायात के, मतलब ट्रेवल करने के लिए, उसके लिए वो उन्होंने रोड बनाया, उसका रोड बना करके उसको मेंटेन भी करते थे। जैसे कि तुम्हारा इन 18th सेंचुरी ओडिशा, ए नेटवर्क ऑफ फेरीज वाज मेंटेन फॉर रिवर्स ट्राइन ट्रांसपोर्ट। अब रोड तो बना रहे हैं, अब रोड में क्या हुआ कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, रोड में तो बना रहे हैं, अब रोड के बीच में तो कभी कभी नदी आ गया, तालाब आ गया, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या बनाते थे, ब्रिज बनाते थे, ताकि वो छोटा छोटा नदी या तालाब में पार से कर सके इजिली। तो ट्रेड नेटवर्क समझ में आ गया। कल्चरल रिवाइवर, ठीक है। कल्चरल मतलब जो सांस्कृतिक है, रिवाइवल मतलब फिर से उसको डेवलप करना। तो ये क्यों बोला गया कि कल्चरल रिवाइवल, क्योंकि मराठा का जो एक्सपेंशन हुआ, मराठा का जो राइज हुआ, उससे पहले किसका राज्य था, तुम्हारा मुगल लोग का। तो मुगल लोग के आने से तुम्हारा बहुत सारा डिस्टॉर्शन हो गया था, बहुत सारा कल्चरल में पीछे हट गया था, या फिर बंद करना पड़ा था, या तो बहुत सारा, क्योंकि मुगल लोग अपना कल्चर थोप रहा था। तो जैसे जैसे मराठा लोग का राइज, मराठा लोग बढ़ने लगे, तो उसके साथ क्या हुआ, कल्चर को रिवाइवल करने लगे। द मराठाज कंट्रीब्यूटेड सस्टेनेबिलिटी टू इंडिया कल्चरल डेवलपमेंट। मराठा लोग का क्या बोलता है, मराठा ने बहुत बड़ा योगदान है। यही चीज बताया गया कि मराठा लोग का कल्चरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी विजन ऑफ स्वराज इज एविडेंट इन हिज स्टिल विच कैरिड ए संस्कृत इंस्क्रिप्शन। तो उनका एक मेन स्लोगन क्या था, स्वराज्य, ठीक है, जो ऊपर हम लोग पढ़ भी चुके हैं, स्वराज्य मेन विजन था। तो इसके लिए उन्होंने एक जो अपना एक सील बनाए थे, ये है छत्रपति शिवाजी में सील, ठीक है। इसमें स्वराज के बारे में लिखा गया, कैसे स्वराज लेना है। तो इसका क्या था संस्कृत में। तो एक तो शिवाजी महाराज का जो कॉइन था, जो कॉइन बनाया था, उसमें क्या था तुम्हारा, देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। और दूसरा ये है सील, इसमें किसका है, इंस्क्रिप्शन संस्कृत का। और उसके बाद जो 18th सेंचुरी के आसपास, 19th सेंचुरी के आसपास जो कॉइन, 18th सेंचुरी के आसपास जो कॉइन डेवलप हुआ था, उसमें क्या था तुम्हारा, देवनागरी और पर्शियन दोनों था। देवनागरी और पर्शियन। हम्म, ठीक है। तो अब आता है तुम्हारा नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द परवियन सील्स, प्रिवेलेंट पर्शियन सील्स। तो ये उस समय का जो पर्शियन लोग का जो चलत था, उसी के आधार पे बनाया गया था। तो जो इस सील का जो क्या लिखा हुआ था, नोचल डिपार्चर फ्रॉम द प्रिवेंट फ्रॉम पर्शियन सील, दिस सील ऑफ छत्रपति शिव सन ऑफ शाहाजी वैक्सिंग लाइक ए न्यू मून, रिवर्ड बाय द वर्ल्ड रीजन ऑफ द वेलफेयर। तो शाहजी के पुत्र जो थे छत्रपति, क्या बोलते, शाहजी के पुत्र छत्रपति शिवाजी की यह मुद्रा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ था, यह मुद्रा जो है, सील ऑफ छत्रपति शिवाजी सन ऑफ शाहजी। शाहजी कौन थे, उनके पिता का नाम था, तो यही चीज उसमें लिखा हुआ था, वैक्सिंग लाइक द न्यू मून।
जो प्रतिपदा के चंद्र की तरह बढ़ती जाती है। ये जो यहाँ लिखा हुआ था ना, यही चीज़ यहाँ बताया गया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। द सील ऑफ छत्रपति शिवाजी द सन ऑफ, ये जो सील है किसका लिए है? किसका है? छत्रपति शिवाजी का है, जो शाहजी के बेटे थे। यहाँ पे क्या और क्या लिखा हुआ है? जो प्रतिपदा मून की तरह आगे बढ़ना और पूरे संपूर्ण, क्या यहाँ क्या है? रेवरेड द बाय द वर्ल्ड, जो संपूर्ण विश्व द्वारा पूजनीय है। ठीक है? रेवर बाय द वर्ल्ड, जो रीजेंस ऑफ द वेलफेयर, रीजेंस फॉर द वेलफेयर मतलब पीपल्स, जो लोग हैं उनके लिए कल्याण के लिए शासन करना। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सेल में। किसमें लिखा हुआ था? संस्कृत में। ठीक है? तो ये तुम्हारा कल्चरल राइवलरी है। छत्रपति शिवाजी आल्सो कमीशन ए टेट्राइज कॉल्ड राज्य व्यवहारा कोसा। ठीक है? राज्य व्यवहारा कोसा, तो भाषा का संरक्षण, राज्य व्यवहार कोसा किसके लिए? जो भाषा का संरक्षण मतलब किसके लिए? उन लोग का मेन भाषा क्या था? मराठी। ठीक है? तो कल्चरल रिवाइवल के लिए उनका मेन यहाँ पे तुम्हें याद करना है, क्या नाम था? स्वराज्य। उसका एक सील बनाए थे, सील में तुम्हारा ये चीज़ लिखा हुआ था। किसमें लिखा हुआ था? संस्कृत में, इसके सामने। उसके बाद भाषा का संरक्षण के लिए उन्होंने कोसा बनाया था। कोसा मतलब पैसा देना, ठीक है? तो उसका क्या था? राज्य व्यवहार कोसा। किसके लिए? प्रमोटिंग मराठी लैंग्वेज। इट प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट टू प्रिवेंट पर्शियन वर्ड यूज इन डिप्लोमेटिक एक्सचेंज। इससे क्या हुआ तुम्हारा? राज व्यवहार कोसा शब्दकोश, राज व्यवहार शब्दकोश का डेवलप किए, जिसमें तुम्हारा मराठी लैंग्वेज का जितना भी कोश शब्द था उसको वहां पर लिखना था, उसको समेज करके रखना था। तो अगर तुमसे पूछेगा कि मराठी फॉर प्रमोटिंग मराठी लैंग्वेज क्या कमीशन किए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो बोले कि तुम क्या? राज व्यवहार कोसा। किसके लिए? प्रमोटिंग मराठी लैंग्वेज। ठीक है? ये एक तरह से क्या हुआ? शब्दकोश तैयार किया गया था, जैसे कि तुम्हारा एक तरह से डिक्शनरी। इसमें क्या हुआ था? जैसे तुम्हारा संस्कृत इक्विवेलेंट फॉर द प्रिवलेंट पर्शियन वर्ड, जो पहले तुम्हारा पर्शियन वर्ड यूज हो रहा था किसी भी काम के लिए, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, ठीक है, प्रशासनिक मतलब गवर्नमेंट का यूज के लिए, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, पर्शियन वर्ड यूज होता था, उसके बदले वहां पे क्या स्टार्ट कर दिए? संस्कृत वर्ड यूज करना। अब इससे क्या हुआ? इसका वो मतलब संस्कृत को, उसके बदले संस्कृत को लाने से फायदा क्या हुआ पर्सन के? इन मराठा डिप्लोमेसी डिक्रीज कंसिडरेबली परसेंटेज ऑफ फॉरेन लोन वर्ड्स, जो तुम्हारा जो विदेशी शब्द था, पर्शियन जो शब्द था, वर्ड था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। मराठा लोग का ये में जो काम था, ठीक है, उसमें ये कम होने लगा, क्योंकि उनका क्या क्या बोल दिया कि तुम सारा काम जो होगा संस्कृत में होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आदमी यूज करने लगा। जैसे अब हम लोग को बोल दे कि नहीं, तुमको अब धीरे धीरे हिंदी में नहीं पढ़ना है, तुमको इंग्लिश में पढ़ना है, तो इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ। अब तुमको बोलेगा तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, धीरे बोलेगा नहीं इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, तुमको हिंदी में पढ़ना है। तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर दिया हिंदी में, तो उससे क्या होगा? तुम हिंदी यूज करना स्टार्ट कर देगी और इंग्लिश धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी वॉज डिवोट ऑफ हिंदू हु रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन व्हाइल अपहोल्डिंग ईच own। तो छत्रपति शिवाजी क्या थे? एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, ठीक है, जो अपने डिवोटेड हिंदू, जो हु रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, जो अदर्स रिलीजन को रिस्पेक्ट भी करते थे, मगर अपने दूसरे रिलीजन का सम्मान करने के साथ अपना रिलीजन को भी पूरा सम्मान करते थे। मतलब अपना डिवोटेड हिंदू थे तो अपना रिलीजन को तो सम्मान करते थे, मगर साथ साथ दूसरे रिलीजन को भी सम्मान करते थे। उनका जो कलर था, फ्लैग का जो कलर था, वो सैफरन फ्लैग था। ये एडॉप्टेड बाय ऑल द मराठा। जो सैफरन कलर जो डेवलप किए थे, तुम्हारा क्या बोलते हैं, सैफरन कलर किसको बोलते हैं? तुम्हारा नारंगी, भगवा रंग, ठीक है। भगवा रंग का जो झंडा था वो अडॉप्ट किया गया था सारे मराठा लोगों को, कोई भी उसका अपोजिशन नहीं किया। ही रीबिल्ट डिस्क्रेटेड टेम्पल्स। डिस्क्रेटेड टेम्पल में जो टेम्पल्स मुगलों के द्वारा तोड़ दिया गया था, उसको क्या किए? उस सारे टेम्पल्स को दोबारा बनाए, संस्कृत और मराठी को प्रमोट किए, ठीक है, लिटरेचर को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ट्रेडिशनल आर्ट्स को। साहित्य, जो मराठी साहित्य मतलब मराठी लैंग्वेज था, उसको डेवलप किए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जितना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी
धार्मिक जो संस्था था उसको डेवलप किए हैं। ट्रेडिशनल आर्ट में जो पुराना-पुराना ट्रेडिशनल काम करने का तरीका होता है या डेवलप कपड़ा सिलना, पोएट्री बनाना वो सबको सारा को वो प्रमोट किए। तो कल्चरल में रिवाइवल में क्या-क्या मेन इम्पोर्टेंट था? एक तो सील था। सील किसमें लिखा हुआ था? उसको बोला जाता था छत्रपति शिवाजी सील। वो किसमें लिखा हुआ था? संस्कृत में। उसमें लिखा हुआ क्या था? ये सील छत्रपति शिवाजी का है जो शाहजी का सन थे, जिसको वैक्सिंग लाइक द वन वो जो मून की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है? रिवर बाय द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के द्वारा उनको सम्मान दिया जाता है, ठीक है? रीजन फॉर द वेलफेयर जो हमेशा लोगों की सहायता के लिए है। ये तुम्हारा सील में लिखा हुआ था। अब संस्कृत को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कमीशन बनाया, ठीक है? जिसमें तुम्हारा ये था राज्य व्यवहार कोशा मतलब एक तुम्हारा डिक्शनरी हो गया, जिसमें मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। अब जो पहले यूज़ होता था पर्शियन वर्ड मतलब काम-काज में, वहाँ उसके जगह पर उन्होंने क्या किया स्टार्ट किया धीरे-धीरे बोलना, धीरे-धीरे स्टार्ट किया संस्कृत। उससे क्या हुआ रिजल्ट क्या हुआ? पर्शियन लैंग्वेज थोड़ा कम हो गया, उसका परसेंटेज कम हो गया और मराठी लैंग्वेज का बढ़ गया। अब छत्रपति शिवाजी एक खुद हिंदू थे, ठीक है? धर्मनिष्ठ मतलब धर्म में पूरा विश्वास करने वाले एक हिंदू थे और वो अपना धर्म को तो सम्मान करते ही थे, उसके साथ जो अन्य धर्म है उनको भी उसका भी सम्मान करते थे। ये नहीं कि अपना धर्म है ऊँचा है, दूसरा का नीचा है, ऐसा नहीं, ठीक है? उनका जो झंडा का कलर था वो सैफरन कलर्ड फ्लैग था जो सारे के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, जितना मराठी लोग सबको एक्सेप्ट किया गया। उनका नेक्स्ट काम क्या था तुम्हारा? ही रीबिल्ड डिस्क्रिप्टेड टेम्पल जो भी तुम्हारा तोड़ा हुआ नष्ट किया हुआ या तोड़ा हुआ टेम्पल था उसको दोबारा बनाना। उसके बाद संस्कृत को प्रमोट किए, मराठी जो भाषा होता है उसको प्रमोट किए, ठीक है? साहित्य जो भी मराठी में साहित्य लिखा था उसको डेवलप उसको प्रमोशन किए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो भी जो धार्मिक कार्य के लिए जो भी संस्था बना हुआ था उसको प्रमोट किए और पुराना आर्ट्स ट्रेडिशनल आर्ट्स जो ट्रेडिशनल आर्ट पहले से बना हुआ है उसको भी सपोर्ट किए, ताकि वो लुप्त ना हो। But perhaps he contributed most to the revival of the ancient culture values by giving people a demonstrate the mighty kingdoms. जो मराठा शिवाजी का था, शिवाजी का मराठा का सबसे बड़ा योगदान कहाँ था? किसमें? प्राचीन भारतीय संस्कृति मतलब तुम्हारा ये एनिसेंट इंडियन कल्चर में, ठीक है? और उनका जो मूल्य था उनको दोबारा रिवाइवल करना मतलब दोबारा जीवित करना। गिविंग द डेमोन्स्ट्रेशन दैट माइटी किंगडम्स दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य की युद्ध कि ये डेवलप किया कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अगर कोई राज्य भी है तो उसको भी हम लोग डिफीट कर सकते हैं, ठीक है? मराठा लोग विदेशी शक्तियों जैसे तुम्हारा फॉरेन एम्पायर हो गया उन लोग से भी लड़ सकते हैं, ठीक है? और अपना पहले क्या था ना कि हाँ, हम लोग मुगल ही आगे हैं, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे, मुगल से हम लोग लड़ ही नहीं पाएँगे। तो जब महाराजा जी सबको दिखा दिए कि नहीं हम लोग लड़ के जीत भी सकते हैं, ठीक है? अपना जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको बचा सकते हैं, अपने धर्म को बचा सकते हैं, अपना क्या बोलते हैं उसको भाषा को हम लोग बचा सकते हैं। एक्सपैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर ऑफ वन हम लोग अपने आप को अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको एक्सपैंड मतलब उसको आगे क्या बोल सकते हैं विस्तार कर सकते हैं और उसका अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ था। वो उन्होंने सबको दिखा द माइटी ऑफ मराठा वुमेन माइटी मतलब ऐतिहासिक विवरण, बहुत महान। ठीक है? महान लोगों का विवरण, ठीक है? तो सबसे पहला था तुम्हारा ताराबाई। ताराबाई किसकी पत्नी थी? तुम्हारा राजा राम की, ठीक है? तो इसको फेयरलेस मराठा वार क्यों बोला जाता है? ताराबाई was a fearless Maratha warrior queen who ruled in the early 18th century. राजा राम के डेथ के बाद ये अपने हस्बैंड के डेथ के बाद ये रूल की थी 18th century. Realizing that with the presence of Aurangzeb, the Mughal army in the Deccan North India was unprotected. ये रियलाइज की कि जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं जब औरंगजेब का डेथ हो गया था मुगल आर्मी औरंगजेब इन डेक्कन नॉर्थ इंडिया वाज अनप्रोटेक्टेड इसको रियलाइज हुआ कि जो तुम्हारा औरंगजेब जो है वो कहाँ पे अवेलेबल था इन द प्रेजेंस ऑफ औरंगजेब एंड द मुगल आर्मी इन द डेक्कन मराठा लोग को हराने के लिए वो कहाँ पे अवेलेबल था तुम्हारा बैठा हुआ था यहीं पे डेक्कन में ठीक है तो वो किस किस उसके राज में अंडर में कौन सा था क्या बोलते हैं नॉर्थ साइड
तो नॉर्थ साइड वहाँ पे औरंगज़ेब नहीं था, उसको सारा सेना यहाँ पे लेके आ गया था। तो इस अवसर का वो लाभ उठाते हुए क्या किए तुम्हारा शी ऑर्गेनाइज्ड लार्ज मराठा आर्मी एंड सेंट देम टू इन्वेडेड मुगल टेरिटरी इन द नॉर्थ। वो औरंगज़ेब क्या था यहाँ पे बैठा हुआ था, मराठा लोग को हराने के लिए। और ये क्या कि वो जान गए कि यहाँ पे नॉर्थ साइड में कोई अवेलेबल नहीं है, बड़ा मजबूत सेना नहीं है, तो वो क्या कि एक बड़ा सेना लेकर के उत्तर साइड में चली गई हराने के लिए। जब वो याद है ना कि लड़ते-लड़ते वो वहाँ तक पहुँच गए थे, क्या तुम्हारा अफ़गान से लड़ाई हुआ था फिर नॉर्थ साइड में। तुम्हारा हाँ। क्या बोलता है नाम था लाहौर, पेशावर वहाँ-वहाँ लड़ते-लड़ते वहाँ तक पहुँच गए थे। तो फिर अफ़गान लोग से लड़ाई हुआ था पानीपत में, वहाँ पे वो हार गई थी, बुरी तरीक़े से, ठीक है? तो वही महादजी शी वाज़ तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है फियरलेस मराठा वॉरियर, ठीक है? In that sense, she was the architect of northward Maratha expansion. जो नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन अगर बोला जाए कि मराठा का नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन में किसका रोल था तो ये ताराबाई का था। हर सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड हर जो इसका मिलिट्री स्ट्रेटेजी तो सैन्य रणनीति था और एंड हर टेनासिटी और अपना जो खुद का दृढ़ता था मतलब कि अपने अंदर विश्वास था outsmarted the Mughal Empire and preserved Maratha independence during critical period। तो जैसे कि वहाँ पे मराठा क्या बोलते हैं इसका औरंगजेब चला रहा था उस समय भी अपना मराठा को आगे बढ़ाने में इसका काम आया था। अब आता है तुम्हारा अहिल्याबाई होलकर। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे? मेन के बारे में। अब 2 ओमेन हैं उसके बारे में पढ़ रहे मोस्टली हैं। शिवाजी। हाँ, शिवाजी हो गया, तुम्हारा नाना साहब हो गया, बाजीराव पेशवा हो गया, तुम्हारा रामजी हो गया, फिर तुम्हारा संभाजी हो गया, ठीक है? इन लोग के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मतलब महान मराठा, ठीक है? अब एक चीज पढ़ लिया तुम्हारा ताराबाई। ताराबाई तुमको पता चल गया कि क्या काम था, वही जो नॉर्थ वार्ड एक्सपेंशन में था। किसके बाद? जब तुम्हारा हस्बैंड उनका राजा राम के डेथ के बाद जब औरंगजेब वहां पर अवेलेबल नहीं था। औरंगजेब कहाँ पे था? औरंगजेब और उसका मुगल आर्मी कहाँ पे अवेलेबल था? डेक्कन में। तो वो क्या किया अपना बड़ा सा आर्मी लेकर के चल गई उधर कब्जा करने के लिए। तो वहीं से तुम्हारा फिर लास्ट में अफगान से लड़ाई हुआ था। कहाँ तक पहुंच गए थे? तुम्हारा पेशावर, तुम्हारा क्या बोलते हैं लाहौर तक, यहाँ तक, ठीक है? अब आता है तुम्हारा अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर का 1996 में पोस्ट कार्ड क्या बोलते हैं पोस्टर भी रिलीज हुआ था। वाज ए साइकन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। ये किस ये होलकर राजवंश मतलब क्या बोलते हैं जो होलकर होलकर डायनेस्टी था, होलकर राजवंश था, उसकी वंशज थी, ठीक है? साइकन मतलब वंशज। अहिल्याबाई होलकर साइकन ऑफ द होलकर डायनेस्टी, वन ऑफ द चीफ फैमिली इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया। One of the chief family instrumental for the Maratha expansion in the North India during 19th century। ठीक है? जो उत्तर भारत में जो मराठा साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था उसमें प्रमुख निभाने वाला जो फैमिली था वो क्या था? होलकर फैमिली था, ठीक है? मतलब जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं शिवाजी थे जो भी थे वो तो अपना इधर इधर भी थे। तो ताराबाई के बाद मराठा का जो एक्सपेंशन हुआ था इसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है? दिस डायनेस्टी रूल्ड ए किंगडम ऑफ कंस्टेबल extend टू सेंट्रल इंडिया अराउंड द प्रेजेंट डे इंदौर। इनके राज्य में नॉर्थ वर्ड से लेकर के जो सेंट्रल इंडिया एमपी है अभी का वहां तक इनका कब्जा था। इवन आफ्टर ए लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन, अपने पति और सन का डेथ होने के बावजूद भी 30 वर्षों तक राज की थी, ठीक है? सी ब्रेवली गॉड स्टेट फॉर 30 इयर्स। और जो राज्य की थी उसमें राज्य को सही से संभालना, जनता का देखभाल करना बहुत अच्छे से बुद्धिमान से की थी। सी ब्रेवली गवर्न स्टेट ऑफ 30 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिंग इन वाइजली केयरिंग फॉर कॉमन पीपुल्स। जैसे कि शिवाजी महाराज धर्मनिष्ठ पर्सन थे उसी तरह ये भी क्या थी अहिल्याबाई जो है डेविड पर्सन, ठीक है? मतलब धर्मनिष्ठ महिला थी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो भी पूजा पाठ अच्छे से करती थी। जैसे शिवाजी महाराज क्या थे रिस्टोर किए थे हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल, ठीक है? बहुत सारे टेम्पल को फिर से बनाया था जो नष्ट हो गया था। तो उसी तरह अहिल्याबाई होलकर का भी नाम में आता तुम्हारा रिस्टोर्ड 100 ऑफ टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स, घाट्स मतलब तालाब वगैरह के बीच में जो घाट बनता है उसको सही से बनाना।
रोड थ्रू आउट द इंडिया, रोड को डेवलप करना, ठीक है? जैसे कि तुम्हारा केदारनाथ, नॉर्थ फ्रॉम केदारनाथ टू रामेश्वरम। तो हम लोग केदारनाथ तो केदारनाथ से लेकर के रामेश्वरम को, जैसा कि केदारनाथ में तुम्हारा क्या बोलते हैं, शिव शिव भगवान का है, रामेश्वरम में भी शिव भगवान का है, तो उनको जोड़ने के लिए इनका काम था, ठीक है? डेवलप की थी। मोस्ट फेमस क्या बोलते हैं, फेमस जो बिल्ड था वो काशी शी बिल्ट रीबिल्ट काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द औरंगजेब। जो औरंगजेब के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसको भी बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है? मतलब वो उसको रिबिल्ड की थी। दूसरा, सोमनाथ टेम्पल को भी जो गुजरात में डिस्ट्रॉय किया था, कौन किया था? मोहम्मद गजनी, उसको भी रिबिल्ड की थी, ठीक है? अहिल्याबाई होलकर इज आल्सो क्रेडिटेड प्रमोटिंग माहेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, रिविटाइज ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट। इनका रोल इसमें भी था तुम्हारा, जो प्रमोशन ऑफ वीविंग मतलब बुनाई बुनाई का जो काम था, उसके द्वारा भी जो मध्य प्रदेश में डेवलप होता है, इनका ही हाथ था। तो इनका जो मेन पॉइंट क्या था, नॉर्थ साइड में एक्सपेंशन में इनका बहुत बड़ा हाथ था 18 सेंचुरी तक, ठीक है? वो कहाँ तक कब्जा था? सेंट्रल इंडिया का जो इंदौर था वहां तक था। अपना बेटा और हस्बैंड को खोने के बाद भी अच्छे तरीके से, बुरा ब्रेवरी तरीके से राज्य को अच्छे से संभालना 30 साल तक, ठीक है? अ, जो राज्य के लोग थे उनका टेक केयर करना, उनको संभालना। और ये भी शिवाजी की तरह डिवोट पर्सन थी, जो बिल्ड की थी, रिस्टोर की थी तुम्हारा टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स। ये रोड भी डेवलप की थी, केदारनाथ नॉर्थ टू रामेश्वरम इन साउथ, ठीक है? इनका द्वारा बड़े-बड़े जो दो टेम्पल था, उनका जो रिबिल्ट हुआ था, एक क्या था तुम्हारा काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी, जो किसके द्वारा तोड़ा गया था? औरंगजेब के द्वारा। और एक सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, जो किसके द्वारा तोड़ा गया था? गजनी के द्वारा, ठीक है? और इनका एक और काम था, अहिल्याबाई होलकर वाज क्रेडिटेड फॉर प्रमोटिंग माहेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, माहेश्वर वीविंग इंडस्ट्री, ठीक है? इसका इससे क्या हुआ, तुम्हारा जो ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट था, वो कंटिन्यू है अभी तक, इसी के कारण, वो इंडस्ट्री के कारण। अब तुम्हारा आता है मोदी स्क्रिप्ट, ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे तुम्हारा मोदी स्क्रिप्ट कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी। जो पहले देवनागरी दिखे थे वो सिंपल सिंपल लिखा हुआ था, और ये कर्सिव फॉर्म है, जैसे कि तुम्हारा एक इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं, उसको कर्सिव में लिखते हैं, तो यही चीज तुम्हारा जो मोदी स्क्रिप्ट है वो क्या है? कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी। वाज द मेन स्क्रिप्ट यूज्ड बाय मराठा फॉर देयर कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस मतलब पत्र व्यवहार, मतलब कि जो लेटर लेटर ट्रांसफर होता था दो लोगों के बीच में, या फिर ऑफिशियल काम के लिए, तो ये किससे होता था? मोदी स्क्रिप्ट्स में। मोदी स्क्रिप्ट का तुम्हारा क्या है? कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी। ये तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है किसका? छत्रपति साहू महाराज का। अभी तक हम लोग साहू महाराज के बारे में नहीं पढ़े हैं, आगे डिटेल्स में 9-10 क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसी में इतना ही है, ठीक है? अब जैसे कि तुम्हारे छत्रपति शिवाजी एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर। अब जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो छत्रपति शिवाजी एक एग्जाम्पल की तरह थे, तो जो दूसरों को, जो इनका सक्सेसर था, जो इनके बाद जो क्या बोलते हैं, राज चला रहा था, वो उनका क्या था? इंस्पायर था। जैसे तुम्हारा छत्रसाल था बुंदेलखंड का, वो इससे इंस्पायर होकर के अपने आप को लड़ा था, तो ये भी तुम्हारा उसी तरह है। तो जैसे कि तुम्हारा फॉर इंस्टेंस, जैसे कि तुम्हारा नागपुर, भोंसले ऑफ नागपुर, जैसे तुम्हारा होलकर फैमिली, उसी तरह एक भोंसले फैमिली भी था। उसे कहा जाता है भोंसले ऑफ नागपुर इमर्ज्ड एज अ इंथ्रिस्टिक सपोर्टर ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड वर्शिप डेटी ऑफ जगन्नाथपुरी इन उड़ीसा, ठीक है? नागपुर के भोसले शासक जो नागपुर कहा है तुम्हारा मराठा साइड में, जो ये तुम्हारा नागपुर का जो क्या बोलते हैं, नागपुर जो भोसले शासक थे, वो स्थानीय संस्कृति, लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर, ठीक है, को प्रमोट करते थे। एंड द वर्शिप ऑफ डैटी जगन्नाथ एट पुरी इन ओडिशा। तो क्या था? विच ऑफन वाज जो वर्शिप ऑफ डैटी जगन्नाथपुरी जहाँ जगन्नाथ जो है पुरी में, उड़ीसा में, वो क्या होता था? हमेशा इंटरप्रेट रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब मुगल रूल के कारण क्या होता था कि वो उसको सही से होने नहीं देता था, ठीक है? पूजा पाठ सही से होने नहीं देता था, जो रथ यात्रा निकलता है उसको पूजा नहीं देता था। तो उसको क्या किया? उसको रिवाइव किया, उसको अ, मराठा के सपोर्ट से और समर्थन से, ठीक है, उसको फिर से स्टार्ट किया गया। उसको रिवाइवल मतलब उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया। बट परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम द फ्यू रिमार्केबल बट वुमेन लेट एशियट। इसके बाद भी जब हम लोग पढ़े थे, दो
इतना इम्प्रेसिव करने के बाद दो जो था, एक थे तुम्हारा क्या ताराबाई और तुम्हारा अहिलकर ओहिल्याबाई, ठीक है, उसके जो मराठा का रिमार्केबल मराठा वुमेन है जिसके बारे में याद किया जाता है। तो तुम्हारा छत्रपति शिवाजी से अगर कोई इंस्पायर है, दो दो नाम तुमको मिल गया। एक तुम्हारा बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा नागपुर का भोसले। इन लोग भी वही सेम टू सेम इंस्पायर होकर के तुम्हारा क्या बोलते हैं, लोकल कल्चर ट्रेडिशनल और जगन्नाथपुरी का जो उड़ीसा में रथ वगैरह निकलता है उसको फिर से स्टार्ट किए। बिजनेस अच्छा, टाइप। जैसे थंजमूर का पेंटिंग है वो ज्यादा फेमस है। ये पूछा भी जाता है बहुत सारा एग्जाम में कि कौन सा पेंटिंग है जो फेमस है, किस लिए फेमस है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। जब 17वीं शताब्दी कहाँ गया? जब 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी का सौतेले भाई कोजी के तंजौर क्षेत्र में लेट यस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चरल कल्टीवेशन, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं तुम्हारा साउथवर्ड की तरफ। नॉर्थवर्ड में तो देख लिए तुम्हारा, नॉर्थवर्ड में तुम्हारा रोड बनाया गया केदारनाथ से रामेश्वरम तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वाराणसी को डेवलप किया गया, फिर तुम्हारा वहाँ सोमनाथ टेम्पल को डेवलप किया गया, बहुत सारे टेम्पल को किया गया। ये सारा नॉर्थ साइड और सेंट्रल साइड था। अब हम लोग आते हैं साउथ साइड में। साउथ साइड में उन मराठा लोग का क्या था कल्चरल की तरफ, ठीक है। तो इकोजी है जो हाफ ब्रदर और छत्रपति शिवाजी है। हाफ ब्रदर मतलब सौतेला भाई, ठीक है। इकोजी नाम है किसका, हाफ ब्रदर ऑफ सौतेला भाई, कंकर्ड द थानवी रीजन। अब जो छत्रपति शिवाजी का सौतेला भाई था वो कंकर्ड मतलब तंजौर क्षेत्र पर कब्जा। कब्जा किया था, ठीक है। किस एरिया में? तंजौर रीजन। प्रेजेंट डे में कहाँ पे है तुम्हारा? तमिलनाडु में। इन द लेट 17th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी से पहले, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, 18th सेंचुरी के आसपास था। अब ये क्या है, लेट 17th सेंचुरी मतलब 17th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है। उस समय क्या था, जो छत्रपति शिवाजी का जो सौतेला भाई था, हाफ ब्रदर, उसका नाम था इकोजी। वो कैप्चर किया था, कनकट किया था किसको? तंजौर रीजन को, ठीक है। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मराठा रूल इन द एरिया। जब ये पहली बार कब्जा स्टार्ट मतलब पहली बार जब उसमें विजय प्राप्त हुआ, तो इसी को बोला जाता है कि मराठा लोग का साउथ साइड में स्टार्टिंग हुआ एरिया का। द Thanjavur Maratha especially had a creative syncretic culture that was rich for full of innovation. ठीक है। तो जो थंजौर जो मराठा स्पेशली हैव ए क्रिएटिव कल्चर दैट वाज रिच ऑफ फुल ऑफ इनोवेशन, ठीक है। थंजौर में जो मराठा लोग का एक मिश्रित और क्या बोलते सिंक्रेटिक समन्वित संस्कृत था। समन्वित मतलब सिंक्रेटिक मतलब मराठा और तमिल लोग का जो वहाँ था उसका मिक्स था, उसके साथ मिक्स करके जो मिलाया हुआ था। एक क्या बोलते हैं इनोवेशन में हेल्प किया। इनोवेशन मतलब नया चीज, फुल ऑफ इनोवेशन, ठीक है। दे वेर ग्रेट ऑफ पैटर्न्स ऑफ आर्ट्स, मैनी ऑफ द रूलर देमसेल्फ वेर पोएट्स एंड ड्रामेटिक। जो उस समय जो वो महाराठा था वहां पे बहुत सारा जो राजा लोग था वो खुद क्या था तुम्हारा, कला के महान संरक्षक थे, पोएट्स। ठीक है। पैटर्न ऑफ आर्ट्स मतलब कला के महान संरक्षक। यहाँ की कई जो मराठा लोग जो मराठा जो राजा लोग थे, ठीक है, मराठा शासक, वो भी क्या थे तुम्हारा कवि थे, पोएट्स, ड्रामेटिक मतलब नाटककार, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा थंजवीर का जो पेंटिंग स्टाइल था। ऑफ ऑल द थंजवीर मराठा रूलर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेरफीजी आर द मोस्ट नोटेबल। ऑफ ऑल द थंजवीर मराठा रूलर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेरोजी टू, ये जो सेरोफेजी जो टू जो राजा का नाम है, ठीक है, ये मोस्ट नोटेबल था। क्यों? मतलब इनका नाम ज्यादा आता था, क्यों? क्योंकि he was well versed in many Indian and European language and wrote in Marathi plain named देवेंद्र कुरंजी। इनका नाम क्या होता था? क्योंकि ये वेल मतलब अपने आप को डेवलप थे किसमें, बहुत सारा इंडियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज में ये जानते थे। जो सेरफी टू था इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इनके पास लैंग्वेज बहुत सारा था, मतलब लैंग्वेज का नॉलेज बहुत सारा था, यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन नॉलेज। और एक इन्होंने मराठी प्ले भी लिखा था जिसका नाम था देवेंद्र कुरवंजी, ठीक है। वेयर ही डिस्क्राइब वर्ल्ड ज्योग्राफी इन डिटेल एज नॉन एज द टाइम, जहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब सारे वर्ल्ड का ज्योग्राफी के बारे में, पहाड़ नदी उसको डिटेल्स में लिखे थे उस टाइम पे, ठीक है। सेरोफी पैट्रोनाइज मैनी टैलेंटेड म्यूजिशियन,
जैसे तुम्हारा ये लोग थे पैट्रोनाइज आर्ट्स के लिए, उसी तरह सेफरोजित है, वो बहुत बड़ा जो संरक्षक थे टैलेंटेड म्यूजिशियन को, वो हमेशा जो टैलेंटेड म्यूजिशियन था उन लोग हमेशा क्या करते थे, प्रमोट करते थे। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक टुक स्पेस। उनके टाइम पे ही जो कर्नाटिक म्यूजिक था, जैसे म्यूजिक में भी बहुत बहुत स्टाइल होता है, तो उसमें एक स्टाइल तुम्हारा कर्नाटिक है, तो उनके ये जो सैफोजी था इसी के टाइम पे तुम्हारा क्या हुआ था, डेवलप हुआ था कर्नाटिक म्यूजिक। डिड द अर्ली स्टेज ऑफ फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम। जो फेमस क्लासिक डांस था तुम्हारा भरतनाट्यम, उसी के टाइम पे एक अच्छा मतलब अर्ली स्टेज ऑफ फेमस, उसी के टाइम पे अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये भरतनाट्यम। ठीक है, जैसे हैव यू हर्ड द डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम, डिड यू नो द डांस फॉर्म डीप कनेक्शन विद द मराठास, कुड यू फाइंड द कनेक्शन बस। तो यही कनेक्शन वहां पे था। ठीक है, तो थंजूर में जो सेफोजी था, सेफोजी जो रूलर्स का नाम था, वो किसमें डेवलप, वो किसका महारत हासिल था, इंडियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज। और उन्होंने एक मराठी प्ले भी लिखा था, देवेंद्र कुरनविज। ठीक है, जहां और एक उन्होंने एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिटेल्स में लिखा था उस टाइम पे। ठीक है, बुक लिखा था। सेराफिज जो टैलेंटेड म्यूजिशियन था उन लोग को सपोर्ट करते थे उस टाइम पे। उसी टाइम पे जो कर्नाटिक म्यूजिक था वो एक अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग मिला। ठीक है, और अर्ली स्टेज जो फेमस हुआ था क्लासिक डांस भरतनाट्यम, उसी टाइम पे हुआ था।